फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एग्जाम विद अरिहंत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे हमको जनरल साइंस को पढ़ना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके हमको नोट्स कैसे बनाने हैं, इन सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस एक ऐसा साइंस है जो सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या आप साइंस से क्यों ना हो, आपने 10th क्लास तक साइंस पढ़ा होगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब साइंस पूछी जाती है तो वो 9th और 10th स्टैंडर्ड की साइंस आपसे पूछी जाती है। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, ना हमको बहुत ज़्यादा साइंस के लिए रिसोर्सेज को खोजना चाहिए या हमको बहुत ज़्यादा उस पर काम करना चाहिए। हमारे पास जो भी मटेरियल्स हैं 9th और 10th की क्लास की जो बुक्स हैं, वो चाहे आपके पास NCERT हो या आपका अपना बोर्ड का कोई भी बुक्स हो, उनको आप इजीली पढ़ेंगे और इजीली आप जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5, 6, 10 क्वेश्चंस के आसपास, किसी एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते रहते हैं। उसके लिए आपको केवल इन चीज़ों को पढ़ लेंगे जो हम बताने जा रहे हैं, तो उससे आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं और उसको हम पढ़ सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि साइंस जो हमारा है, वो जो हम साइंस यहाँ पे पढ़ेंगे वो जनरल साइंस सभी के लिए होगा। सभी के लिए मतलब ये है कि जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इवन आप यूपीएससी की कर रहे हो, स्टेट पीसीएस कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आप एनडीए की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, बैंकिंग की, इंडियन रेलवे की कर रहे हो या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी आप कर रहे हो, हर जगह पर जनरल साइंस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हमको ये नहीं ध्यान देना चाहिए या इस तरह से हमको उसको डिफाइन नहीं करना चाहिए कि ये इस एग्जाम के लिए साइंस है, ये इस एग्जाम के लिए साइंस है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 9th और 10th स्टैंडर्ड के ही आते हैं। तो पहले तो हमको ध्यान में ये रखना है कि हमको जनरल साइंस को किस लेवल तक पढ़ना है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमको 9th और 10th स्टैंडर्ड की जनरल साइंस को पढ़ना है। समस्या यहाँ पर ये आती है कि हमको पढ़ना कैसे है और किस तरह से उसके हमको नोट्स बनाने हैं, और ऐसे नोट्स हमको बनाने हैं कि जो रिवीजन में क्या करें, हमको बहुत अधिक कम समय में उसको रिवाइज कर सके और उसको मेमोराइज कर सकें। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जनरल साइंस यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, इंडियन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, एनडीए, बैंकिंग, इंडियन रेलवे, इन सभी के लिए जनरल साइंस जो है एक ही तरह से आपको कराई जाएगी। यहाँ पर सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है कि जनरल साइंस जो है वो की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरल साइंस की इम्पोर्टेंस हमारे लिए दो तरह से है। एक, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके सिलेबस में जनरल साइंस है, तो उसके जो भी क्वेश्चन 5, 7, 10 क्वेश्चन आते हैं वो हमसे इजीली हो जाएं और हम उस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर जाएं, हम गवर्नमेंट जॉब ले लें। इस तरह से जनरल साइंस का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस तो है ही है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। सेकंड, हमारा जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में जनरल साइंस का है वो ये है कि विदाउट साइंस आज हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। हमारी लाइफ के हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर साइंस जुड़ा हुआ है। इवन मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब से लेकर के जब तक आप बेड पर सोने नहीं जाते हैं, आप हमेशा साइंस के ही चारों तरफ रहते हैं। विज्ञान के जितने भी विज्ञान के या साइंस के जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो ह्यूमन की लाइफ को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए हो रहे हैं। हम पहले पैदल चलते थे, फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी ने क्या किया, बहुत सारे जो है ट्रेवलिंग जो सिस्टम डेवलप किया, बहुत सारे व्हीकल्स डेवलप किए। वो उस व्हीकल ने हमको क्या किया, लंबी दूरी तक जाने के लिए हमको आसान कर दिया। हम पहले कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं था, साइंस ने क्या किया कि हमको लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में हेल्प किया। आज हमारे पास फैक्स है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं। ये सारी चीज़ों ने क्या किया है, आदमी को, इंसान को
बहुत नज़दीक लाने का काम किया है, लंबी दूरी के कम्युनिकेशन को बहुत इजी कर दिया है, डेटा को हमको ट्रांसफ़र करना हो उसमें साइंस ने काम किया है। एक स्टूडेंट अगर बहुत दूरी पे बैठा हुआ है, वो दिल्ली से या बड़े शहर से अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, आज सैटेलाइट एजुकेशन से, ई एजुकेशन से, वीसैट के माध्यम से रिमोट एरिया में पढ़ाई शुरू हो गई है। ई हेल्थ की हम बात करते हैं, ई मेडिसिन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सभी चीज़ें जो है वो साइंस के एप्लीकेशन ने उसको काम किया है, उसको डेवलप करने में, और इंसान के जीवन को आसान बनाया है। पहले हमको अपने गांव से शहर तक आने में सोचना पड़ता था, आज हम धरती से चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, सूर्य के आसपास जा रहे हैं, ये विज्ञान ने संभव किया है। तो अगर हम देखें तो साइंस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और इस इम्पोर्टेंस को और बेहतर करने के लिए हमको दिन रात इस पर काम करना होगा। लेकिन ये काम वैज्ञानिकों का है, उनको करने दीजिए। हमारा काम इतना है कि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको हम इजली कर पाएँ। इस तरह से करंट अफेयर में जो चीज़ें आती हैं, न्यूज़ में जो चीज़ें आती हैं, उन न्यूज़ के चीज़ों को उससे हमको अवेयर रहना है, हमको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें रोज़ डेली एग्ज़ाम्स में आने वाली है, जो न्यूज़ में आ रही हैं, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे आपका डिफेंस का हो, चाहे आपका न्यूरोलॉजी का हो, या जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनसे भी हेल्थ को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कोरोना काल में बहुत से वैक्सीन्स का निर्माण हुआ, उन वैक्सीन्स के नाम आपको याद करने होते हैं, वैक्सीन्स कैसे काम करती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है, इन सब चीज़ों को हमको एक तरह से अवेयर होना चाहिए। यही है आपका जनरल साइंस, इसको हमको करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड चीज़ है कि विज्ञान के जो हमारा है वो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो विज्ञान का मुख्य जो पर्पस हम अगर एक लाइन में आपसे बोले वो ये है, मनुष्य के सामने, ह्यूमन के सामने जो कंटेम्प्रेरी इशूज हैं, जो हमारे पास समकालीन मुद्दे हैं, वो चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, विमेन एम्पावरमेंट को हमको करना हो, या जो डिजास्टर्स हो उनको मैनेजमेंट करना हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे हम निजात पाएँ, इनसे हम उठ करके और अपने आप को बेहतर डेवलप कर सके। यानी कि अगर एक लाइन में कहेंगे तो विज्ञान का केवल एक ही उद्देश्य है कि मानव के जीवन को आसान बना देना। तो एक तो उद्देश्य ये हो गया। सेकंड उद्देश्य क्या है कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करा देना। ये दो उद्देश्य लेके हमको चलने होंगे। एक उद्देश्य वैज्ञानिकों का है, एक उद्देश्य हमारा है कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको हमको अवेयर रखना है, दिमाग में रखना है, और एग्जाम में उसका हमको सही से आंसर देना है। इसको हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देनी है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पिछले मेरे 15 सालों का एक एक्सपीरियंस है जो बोल रहा है, अनुभव है कि ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये आपका बायोलॉजी का है, ये आपका फिजिक्स का है, ये आपका केमिस्ट्री का है। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इन टॉपिक्स के अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आपको रिवाइज करना है, उसको आपको समझना है, उसके चारों आंसर्स ऑप्शंस को आपको समझना है, ये आपको काम करना है। और इन टॉपिक्स के पढ़ने के बाद आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको और किसी चीज़ की पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। टॉपिक्स क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजी की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बायोलॉजी के जो टॉपिक्स यहाँ पर हैं वो आपका एक आपका यहाँ पर सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, टिश्यू ऊतक के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी, जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स, ह्यूमन डिजीज मानव रोग, प्लांट डिजीज पादप रोग, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र, पादप बाह्य आकार की, प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि प्लांट में रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीक के बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका होगा इससे बाहर, आज तक कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया है, ना कभी आएगा, क्योंकि यही कोर बायोलॉजी है। बस हमको ध्यान ये रखना है पिछले 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू को हमको करके जाना है। साथ में हमको क्या करना है, यहाँ पर करंट को इनपुट कर देना है।
ये चीज़ें हमको ध्यान रखेंगे तो हमारे सारे टॉपिक के साथ साथ इसको हम अच्छे से कर पाएंगे। सेम चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही है, इससे बाहर हमको नहीं पढ़ना है। पहला आपका है मेजरमेंट, मापन। सेकेंड आपका मैकेनिक्स, इसमें आप मोशन पढ़ते हैं, जो भी न्यूटन्स के लॉज हैं, फ्रिक्शन है, ये सारी चीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ पर। पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट कैसे काम करती है, इस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, इन चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर कैसे काम करते हैं, पीएन जंक्शन क्या होता है, एनपी जंक्शन क्या होता है, सेमीकंडक्टर से हम किस प्रकार के इक्विपमेंट को बना रहे हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तरंग गति और ध्वनि यानी कि वेव मोशन और साउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में। और मॉडर्न फिजिक्स मतलब हो जाता है कि जो फिजिक्स में जो न्यूक्लियर जो रिएक्शन केमिस्ट्री होती है, खास करके आपका एटॉमिक बम कैसे बनता है, न्यूक्लियर बम कैसे बनता है, इन सब बातों की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी अगर आप इसको कर लेते हैं अच्छे से, साथ में 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट में कोई चीज हुई है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर। तो अभी सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए किस किस से जो है वो एग्रीमेंट किया है, या किस स्टेट में इसका जो है सेंटर बनाया गया है, सेमीकंडक्टर भारत में कैसे बन रहा है, सेमीकंडक्टर से अच्छा क्या होगा तो सुपर कंडक्टर होगा, सुपर कंडक्टर कैसे बनाया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या हमको मटेरियल चाहिए, ये न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, तो इसको हमको अच्छे से समझना है। साथ ही साथ हमको ध्यान रखना है यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में। तो हम केमिस्ट्री में बात करते हैं यहाँ पर कि जो कोर केमिस्ट्री है वो आपकी यही है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। पहला है द्रव्य के मूल लक्षण यानी कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। मैटर जो होते हैं उनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनकी कितनी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आपके होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनस क्या होता है, मिक्सचर क्या होते हैं, आपके प्योर एलिमेंट्स मैटर क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सब की बातों की हम चर्चा करेंगे। पदार्थों के परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर, यानी कि कोई भी एटम होता है उसकी क्या थ्योरी क्या है, एटम किसका बना होता है, उसमें कौन कौन से सब मॉलिक्यूल्स या सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस कैसे खोजा गया, इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। एसिड, बेस और सॉल्ट कैसे काम करते हैं, कैसे हम इसको पहचानते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लिटमस पेपर कैसे आप एसिड को लिटमस पेपर कैसे चेंज कर देता है, बेस लिटमस पेपर कैसे चेंज कर देता है, इनकी हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किस प्रकार से जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, सेल कैसे बनाए जाते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, इन सब बातों की हम लोग यहाँ बात करेंगे। फ्यूल कितने टाइप के होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे आपसे पूछ लेगा प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, आपका वाटर गैस क्या होती है, नेचुरल गैस क्या होती है, सीएनजी क्या होता है, पीएनजी क्या होता है, एलपीजी क्या होता है, पेट्रोलियम में कौन कौन सी जो है आपके फ्यूल्स पाए जाते हैं, केरोसिन में, पेट्रोलियम में, डीजल में, पैराफिन वैक्स में, नेचुरल गैस में, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे हम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी में कैसे चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के साथ साथ एलॉयज कैसे बनते हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे। कितने तरह के मेटल्स होते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, किस पीरियड्स में आते हैं, मेटल रिएक्शन जब करेगा हाइड्रोजन वाटर से या एसिड से या बेस से तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आएगी, मेटल ऑक्साइड कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है आपकी यहाँ पर कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप का मतलब होता है,
कार्बन का अपर रूप का मतलब होता है यहाँ पर कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे आपका ग्रेफाइट क्या है, डायमंड क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन क्या है, ग्रेफीन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इन पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमर्स की, बहुलक कैसे बनते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, बहुत सारे आपके जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक क्या होते हैं, नायलॉन क्या होता है आपका, बहुत सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में कैसे यूज़ होती है, जैसे आपका मैचस्टिक माचिस कैसे बनती है, कौन सा केमिकल होता है, गन पाउडर कैसे बनता है, आप ग्लास कैसे बनता है, सीमेंट कैसे बनता है, आपका विस्फोटक जो होते हैं एक्सप्लोसिव कैसे बनते हैं, ड्रग्स कैसे बनाए जाते हैं, आपके डाइज होते हैं वो कैसे बनते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स कैसे बनते हैं, फूड को कलर करने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं वो किस कलर के बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे हम लोग साथ में। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी कि इन्वायरमेंट को पल्यूट करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करने वाले, ओजोन डिप्लीट करने वाले, वाटर को पॉल्यूट करने वाले केमिकल्स, एयर को पॉल्यूट करने वाले केमिकल्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से गैसेस हैं या जो कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, इन पे भी आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के बात ये हो गई कि अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री को, तो ये गारंटी है कि 100% यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 100% क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आएंगे। बस ध्यान ये रखना है, इसके साथ हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर अच्छे से करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो आपकी आती है वो ये है, इसको हमको ध्यान में रखना है, तैयारी कैसे करें। हम बात करेंगे यहाँ पर कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी की बात आती है यहाँ पर कि जब भी हम तैयारी करेंगे तो दो इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि हम 9th और 10th के एनसीईआरटी को उठा करके उसको पढ़ करके अपने अकॉर्डिंग उसके हम नोट्स बना लें। एक काम तो ये हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की तो हम लोग बात यहाँ करें कि एनसीईआरटी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी की, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th की जो साइंस की बुक्स है उसको हम रीड करें, पहले उसको रीड करें और रीड करने के बाद हम क्या करें, उसके नोट्स बना सकते हैं। एक काम तो हम ये कर सकते हैं और फिर हम क्या करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और ये पता लगाएं कि जो हमने नोट्स बनाए हैं वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये काम हो सकता है स्टूडेंट अपने बिहाफ पे कर सकता है। इसमें ये रिस्क ये रहता है कि बच्चा नोट्स तो बना रहा है, पढ़ भी रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं होती है। या एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है कि उसको जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको नई चीज़ मिलती है। तो इस ऑप्शन पर अगर आप चलते हैं ए पर, तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको बी ऑप्शन को फॉलो करना है। और बी ऑप्शन क्या होता है कि क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाएंगे या जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा उसके क्लास नोट्स जब आप पढ़ते हैं उसके बाद आप क्या करिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। पहले क्लास नोट्स क्लास में पढ़िए, फिर क्लास नोट्स को पढ़िए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई टीचर या मैं जो कोई भी जब पढ़ाता है तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को समझ करके फिर उन दोनों को मिक्स करके हम आपको देते हैं, जिससे कि आपकी मेहनत कम हो सके। तो एक टीचर का काम ये होता है कि आपकी मेहनत को कम कर देना और रिजल्ट आने की संभावनाओं को बढ़ा देना। अगर इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं वही टीचर आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप हमारे पास आज जैसे आए हैं कल भी वैसे ही रहेंगे तो इसका मतलब कि आप में भी कमी है, हमारे में भी कमी है। इस मुद्दे को आपको ध्यान में रखना है कि एक टीचर का काम होना चाहिए कि आपके क्वालिफाई होने की जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, उसको हमको इंक्रीज करना है। और वो इंक्रीज तब होगा जब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थॉरोली समझ करके
एनसीईआरटी से उसको मैच करा करके एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी है उसको इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचा दिया जाए। ये काम हम लोग करते हैं या कर रहे हैं, ये आपको क्या करेगा, बेनिफिट देगा। तो तैयारी कैसे करें, तो इसमें एक ही लाइन है, तैयारी हमेशा वही करें जहां से आपको लगे 1 दिन 2 दिन पढ़ने के बाद और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप ये घर में जाके देख पा रहे हैं कि जो पढ़ाया गया है वो एग्जाम में पूछा गया है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसी लेवल पे आपको आगे बढ़ना है या उसी ट्रैक पे आपको आगे बढ़ना है। बहुत चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, छोड़नी भी होती है, क्योंकि हर चीज़ को कोई भी एग्ज़ाम नहीं पूछ सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हम सबको समझ में आना चाहिए। यही एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम करंट कराता है किसी भी लेवल का हो, वो इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि हर चीज़ में आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो तैयारी कैसे करें, इसका एक ही लाइन है कि बेसिक को पढ़ना है, टीचर के साथ में पढ़ना है, टीचर जैसे पढ़ाए उसी तरह से आपको पढ़ना है। आप जब समझ लो कि अब हम अपने आप पढ़ने के काबिल हो गए हैं या हम जो समझ पा रहे हैं, हम एनसीईआरटी की लाइंस को रीड बिटवीन द लाइंस कहा जाता है। जब आप एनसीईआरटी के 2 लाइनों के बीच की जो चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमको दिखती नहीं हैं उनको हम समझ पा रहे हैं, इसका मतलब अब हम सही लाइन पे ट्रैक पर हैं, उसको आपको फॉलो करना है। तो हमारे साथ आपको पढ़ना है, हमारे साथ को तैयारी करनी है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, यही आपका काम होना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात आती है यहाँ पर कि नोट्स कैसे तैयार करें, नोट्स तैयार कैसे करें। तो ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नोट्स तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपकी बात करूँगा जनरल साइंस। जनरल साइंस की जो नोट्स हैं उसको आपको तैयार करने के लिए आपके पास जो एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाओ उसकी मैं बात यहाँ पे कर पा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो नोट्स बनाने के लिए पहली चीज़ तो आपको क्या करनी है कि क्लास नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपने टीचर से उसको समझो, डरो मत। ध्यान रखिएगा, अगर आप टीचर से डर गए, उससे पूछा नहीं, तो जीवन में आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। अगर जिस दिन आपने सोचा कि अब हम इसको कल पूछ लेंगे या परसों पूछ लेंगे जो आज पढ़ाया गया है, वो बच्चा कभी भी सफल नहीं हो पाता है। आज अगर आपको कोई डाउट है तो आज ही आप पूछ लेंगे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी क्लियरिटी भी हो जाएगी। और जब क्लियरिटी हो जाएगी तो घर में जाकर के आप रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो क्लास नोट्स को आप पढ़ेंगे, फैकल्टी के टच में रहेंगे, उससे आप चीज़ों को समझेंगे। एक बार समझ नहीं आई है आप 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अधिकांश बच्चों में यही होता है कि क्लास में बैठ गए, पढ़ लिया, फिर चले गए, समझ में नहीं आया तो वो तो सोचते कि हमारा काम ही नहीं है ये, अब सर ने पढ़ा दिया, अब सर का काम खत्म। ये गलत है। आपने क्लास में आने के लिए जो भी कुछ पे किया होगा वो आपने पूरी क्लास को समझने के लिए किया है, तो उस क्लास को आपको समझने का पूरा आपको राइट है। आप जैसे पूछिए, 10 बार पूछिए, फिर आप अपने चीज़ों को बेहतर कीजिए। तो क्लास नोट्स, इसके बाद आप अपनी बुक्स पे आएंगे, जो भी आपके पास बुक्स हों उस बुक्स को आप पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़िए। इसके बाद आप क्या करिए, जब भी आप नोट्स बनाइए तो नोट्स हमेशा आपको बनाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए तैयारी करने जा रहे हैं उसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। इन सब को करने के बाद आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है? पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। पॉइंट वाइज बनाइए, या आप इसको चार्ट में बनाइए, या इसको आप रे डायग्राम में बनाइए, जैसा आपको इजी लगे, जिस तरीके से आपको रिवीजन करने में आसानी लगे उस तरह, क्योंकि आप कैसे समझ पा रहे हो, रिवाइज करते समय आपको क्या आसान लगेगा ये आप जान सकते हो। गोला बना दीजिए, आप स्क्वायर बना दीजिए, आप ट्रायंगल बना दीजिए, आप रे डायग्राम बना दीजिए, कैसे भी आप चीज़ों को बनाइए, लेकिन
वो चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि हमने कहाँ पर क्या चीज़ें बनाई हैं और किस उद्देश्य से बनाई थी, इस तरह से आपको समझना है। और नोट्स को आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज बनाना है। हम आपको सिखाएंगे क्लास में कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो नोट्स हमेशा आपके कैसे लीजिए पॉइंट वाइज होने चाहिए, और नोट्स बनाने से पहले क्लास नोट्स अच्छे से आपने पढ़ी हो, क्लास में जो समझ में नहीं आया है उसको आपने टीचर से पूछ लिया हो, अपनी बुक्स को आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया हो। इसके बाद आप उसको शॉर्ट में पॉइंट वाइज करके नोट्स बनाएंगे। जो बुक में लिखा है, जो नोट्स बुक में लिखा है, जो क्लास नोट्स में लिखा है, उसी को उतार लेना, उसी की कॉपी कर लेना, वो आपका नोट्स नहीं होता है। वो तो वहां पर भी लिखा था, आपने उसको क्यों उतार लिया। नोट्स का मतलब होता है कि जिन चीजों को आपको दोबारा रिवाइज करना होगा एग्जाम के समय में, जो आपको जल्दी से रिवाइज करने में हेल्प करे। नोट्स का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो आपको, जिसको पढ़ करके आप पूरे टॉपिक को रिकॉल कर लें, वो नोट्स होता है। तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा वहां पर न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के 3 लॉ, तो आपने लाइन केवल लिख ली, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ द फोर्स एंड एक्शन रिएक्शन फोर्स, 2-4 एग्जाम्पल वहां पर नोट कर लिए, खत्म बात। अब जब आप रिवाइज करेंगे या एग्जाम में आएगा तो आपको रिकॉल कर जाएगा कि हमने वहां पर ये चीज लिखी थी। ऐसे ही चीजों को आपको करना है। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन का बहुत अहम रोल होता है। हर एग्जाम में एप्लीकेशन से पूछे जाते हैं, तो उन एप्लीकेशंस को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो एक तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, और हर थ्योरी का एप्लीकेशन या उसके एग्जाम्पल्स आपको नोट करके लिखने हैं। जैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ का क्या हो गया, फ्रिक्शन के क्या हो गए, हीट का क्या हो गया, लाइट का क्या हो गया, वेव्स के क्या हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस आपको, मोशंस के क्या हैं, आपके हर चीज के, इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस क्या हैं, उनको आपको अलग अलग लिख करके रखना है, और वो जल्दी आपको रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। वो नोट्स का मतलब कभी भी आपका ये नहीं होता है कि आपने पूरा बुक लिख डाली है, वो कभी भी नोट्स नहीं होगा, वो आप परेशान हो जाएंगे। बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ्स में, टू द पॉइंट आपको नोट्स बनाने हैं, इस पे आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज हो जाएगी। इसके बाद आपका आता है यहां पर तो हमने आज ये बात किया कि नोट्स कैसे बनाएंगे, तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और साइंस जो है वो किस किस के मेन उद्देश्य क्या है, और साइंस किस किस एग्जाम्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, हम किस किस एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे। तो मैंने आपको बताया कि हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए साइंस कराएंगे, क्योंकि साइंस किसी के लिए अलग से नहीं होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और एक एक टॉपिक को लेकर के, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री जिससे भी स्टार्ट करेंगे, उसको हम थॉरोली एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर आप एमसीक्यू कराएंगे, और आपको काम करना है कि उसके प्रॉपर आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाने हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हम लोग फिर मिलेंगे।